Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start a new chapter of subject Principles of Human Nutrition. It's called Carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बने। कार्बो जो है कार्बन से, हाइड्रोजन से हाइड्रेट्स और ऑक्सीजन इन दोनों से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स वाइडली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, मतलब हमारे जितने भी प्लांट फूड्स हैं, जैसे सीरियल्स हो जाते हैं, मिल्क हो जाता है, मिल्क ऑल दो एनिमल फूड है, लेकिन अगर सिर्फ प्लांट फूड्स देखें तो उनमें फ्रूट्स के अंदर होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, आपके सीरियल्स के अंदर होते हैं। तो वाइडली प्रेजेंट हैं और ये तकरीबन हमारे सारे के सारे प्लांट फूड्स के अंदर होते हैं। न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं वो होते हैं शुगर, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले शुगर्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स और फिर आपके आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो शुगर्स बेसिकली कहा हुआ है दोनों को। शुगर्स के अंदर आपके आते हैं डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन और उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, और इनकी आगे से फर्दर डिवीजन है। ठीक है, तो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो शुगर्स होती हैं। फिर उसके बाद तो बेसिकली आपकी जो शुगर्स होती हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर उसके बाद और ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके बाद ये कंबाइन होके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स कंबाइन होके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। इनको हम फर्दर देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका 80% डाइट कंट्रीब्यूट कर रही होती है, मतलब 80% डाइट उनकी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में 45 से 50% डाइट जो होती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमारे हर तरह के फूड में होते हैं, मतलब और हम हर तरह का फूड इनके बेसिस के साथ से बना के खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कर लें जैसे हम रोटी और सालन खाते हैं, तो रोज़ाना हम सालन तो नया बनाते हैं लेकिन रोटी नहीं बनाते, रोटी एक ही रहती है। तो रोटी क्या है आपकी, रोटी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जैसे हम कभी शामी ब्रेड के साथ लगा लेते हैं, कभी हम एग अंडे वाला सैंडविच बना लेते हैं, कभी हम चिकन का सैंडविच बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है अंदर फिलिंग चेंज करते रहते हैं लेकिन जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमारा जो स्टेपल फूड है एक्चुअली में वो सब कार्बोहाइड्रेट है। स्टेपल फूड का मतलब है चावल हो गए, गंदम हो गई, ठीक है, फिर उसके अलावा जौ हो गया, जई होगी, ठीक है, जितने भी दलिए हैं हमारे, ठीक है, मेज़ आपकी, कॉर्न आपकी, ठीक है, ये सब के सब जो हैं सीरियल्स, ये हमारा स्टेपल फूड है। और सिर्फ पाकिस्तानियों का ही नहीं है, पूरी दुनिया का है। सारी दुनिया स्टेपल फूड के साथ खाना खाती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान और इंडिया में देखें तो हम रोटी के साथ खाते हैं खाना, रोटी या चपाती के साथ। फिर अगर उसके बाद अगर आप एशियन कुजीन देख लें, जैसे चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, ये सब बॉइल्ड राइस खाते हैं। ठीक है, वाइट राइस के साथ, ये इनकी सारी कुजीन वाइट राइस के साथ होती है, मतलब इनके सूप्स होते हैं और बेक्ड चीज़ें होती हैं और उनके साथ इनके चावल होते हैं सफ़ेद। फिर उसके बाद आप इटालियंस को देखें तो वो पास्ता खाते हैं, पास्ता कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद आप अमेरिकन्स को देख लें तो वो ब्रेड खाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है स्टेपल फूड जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही रहता है, और वो हम स्टेपल फूड ज़्यादा खाते हैं और फिर उसके साथ हम जो है बाकी चीज़ें जो हैं कम खाते हैं। इसीलिए हमारी डाइट का मेजर पार्ट 80% डाइट का मेजर पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट होता है।
और फिर दूसरी इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। मतलब ये है कि बहुत इजीली आपकी कंदम, आपकी बाकी की सारी सीरियल्स जो हैं वो बहुत इजीली आपकी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप्स जो हैं वो एक ही एकड़ में काफ़ी ज़्यादा यील्ड देती है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए ज़्यादातर अवेलेबल होती है और इसकी स्टोरेज भी ज़्यादातर होती है। मतलब आप आराम से इसको साल तक रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप बाकी आप अपने फ्रूट्स को या दूध है जैसे या अंडे हम उनको इतनी देर के लिए नहीं रख सकते, तो इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। आगे आप आ जाएं शुगर्स जो हैं वो बेसिकली आपके, तो शुगर्स को हम देख लेते हैं। शुगर्स, आपकी जितनी भी शुगर्स हैं वाइट इन कलर होती हैं और क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होती हैं, और इनकी एक जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से भी इनका काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फ़ायदे भी हैं और कमर्शियल फ़ायदे भी हैं। तो ये इनके बेसिक आप कह लें फिज़िकल बेनिफिट्स कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें कि वाइट इन कलर होती हैं, क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इन्हें कुक करते हैं या हीट करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। मतलब कुकिंग या हीटिंग पे ये कैरेमलाइज हो जाती हैं। ठीक है, ब्राउन कलर क्या लिक्विड बना देती हैं, जो सूखने पे आपका एक ग्लास टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। फिर उसके अलावा ये यूज़ होती हैं हमारे, मतलब कुकिंग में, हमारे खानों में जो यूज़ होता है इनका, वो एज अ प्रिजर्वेटिव होता है। मतलब जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, इन सब में चीनी डलती है। क्यों डलती है? देखिए, हम फ्रूट जूस ज़्यादातर नहीं रख सकते अपने बाहर। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी फ्रूट जूस में चीनी डाल देंगे और हम उसको जार में रख लेंगे तो हम उसको आराम से साल रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होगा। तो प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी फूड आइटम की शेल्फ़ लाइफ बढ़ा दे, उसको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। शेल्फ़ लाइफ मतलब कि कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहे बगैर ख़राब हुए। उसके बाद जब ये ऑक्सीडाइज होती हैं, ह्यूमन बॉडी जब इन्हें ऑक्सीडाइज करती है तो पर ग्राम 4 किलो कैलोरीज देती है। मतलब ये है कि अगर आपका 1 ग्राम होगा शुगर तो वो आपको तकरीबन 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी 4 किलो कैलोरीज होंगी। इसके अलावा शुगर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ complex carbohydrates such as starches, cellulose, pectins and glycogen। तो आपकी जो शुगर्स होती हैं वो ही, इसका मतलब ये है कि जो आपकी शुगर्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स का और पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इन्हीं से मिल के, मतलब इन्हीं के शुगर के यूनिट से मिल के आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन रही होती है। फूड सोर्सेस इसकी हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क। सबसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल्स, इन सब से आपको शुगर मिल रही होती है। अच्छा, जो आपकी फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब से आपको जो शुगर मिल रही है नेचुरली, जो इंट्रिंसिक शुगर है, मतलब इन सब के अंदर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अंदर से होना, अंदर होना। ठीक है, तो जो इनकी अपनी इंट्रिंसिक शुगर है जो नेचुरली इन सब प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट फूड्स के अंदर होती है, वो शुगर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो शुगर आपकी एक्सट्रैक्ट होती है, रिफाइन होती है और कंसनट्रेटेड होती है, ये एक्सट्रिंसिक शुगर है। ये हमने प्लांट में से अलग कर ली, उसको रिफाइन किया, उसको कंसनट्रेट किया, तो ये एक्सट्रिंसिक शुगर है। ये शुगर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये आपके हेल्थ डिजीज़ पर इफ़ेक्ट आएगा। जैसे चीनी है, चीनी हम जो है शुगर केन से लेते हैं, हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसको रिफाइन किया, उसको कंसनट्रेट किया और चीनी बना दी। तो वो जो चीनी है, अगर हम वो अपने खाने में ज़्यादा लेंगे तो हार्ट डिजीज़, डेंटल कैरीज, इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब शुगर्स जो हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है,
तो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, मतलब मोनोसेक्राइड्स ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बाकी डाइसेक्राइड्स का और ओलिगोपोलीसेक्राइड्स का। ये जो हैं इनकी मोनोसेक्राइड्स की भी अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब उनमें जो है क्लासिफिकेशन में जो हेक्सोजेस होते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है पेंटोजेस, ट्रायोजेस, ठीक है, तो उसमें जो हेक्सोज शुगर होती है 6 कार्बन चेन वाली शुगर, ठीक है, वो जो है वो जो है वो हमारी डाइट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं, इनका कॉमन एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो कि होता है C6H12O6। तो ये जो 3 शुगर्स हैं, इनमें हेक्सोजेस में जो 3 शुगर्स हैं ये हमारी डाइट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कहते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ये सब शुगर्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ईजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स। तो ये वो शुगर्स हैं जो इतनी छोटी होती हैं कि इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली ही छोटी होती हैं। ये सिंपली इजीली हमारे इंजेक्शन के बाद इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाती हैं। इनके फर्दर एंजाइम की ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि खुद ही सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट होता है। अब इसमें ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो राइट साइड की तरफ लाइट आपकी जो है वो मूव करती है, इसलिए ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अच्छा, ये अक्कर कहाँ कर रहा होता है? ग्लूकोज ज़्यादातर आपके फ्रूट्स में होता है और हनी में होता है। नेचुरली जो होगा ग्लूकोज वो आपके फ्रूट्स और हनी में होता है। फ्रूट्स में 2 to 6% उसके वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 to 6% ग्लूकोज होता है और हनी में 25 से 37% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस में आपके जो है, बल्कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो ग्लूकोज होता है। ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है। तो अब मैंने आपको ये बात बताई दी है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी ब्रेक डाउन होती है ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी कैसे मिलती है? इनकी ब्रेक डाउन होकर जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो ग्लूकोज होती है। हमारी बॉडी का जो प्रेफर्ड मीडियम है फॉर एनर्जी वो ग्लूकोज है। तो ब्रेक डाउन होकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो है आपकी ब्लड में जाता है और फिर ब्लड उसको डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है और बॉडी का हर सेल अपनी वर्किंग के लिए एज एन एनर्जी ग्लूकोज यूज़ करता है। तो ग्लूकोज को इसलिए ब्लड शुगर कहते हैं क्योंकि हमारी ब्लड में हमेशा ग्लूकोज होता है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में तकरीबन 80 to 100 mg ग्लूकोज पर 100 ml होता है। हर 100 ml के अंदर 80 to 100 mg ग्लूकोज होता है एंड दैट्स अ लॉट। अच्छा, ग्लूकोज इसके अलावा भी स्टार्चेस में और ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को जब रिपीट करते जाते हैं तो वो ग्लाइकोजन बनाता है। ग्लाइकोजन एनिमल मसल के अंदर होता है और स्टार्च बनाता है, मतलब स्टार्च जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन एनिमल्स। तो जो ग्लूकोज है वो ही रिपीट हो के स्टार्च और ग्लाइकोजन बना रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं। जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होती है हमारी बॉडी में तो हम उसको ग्लाइकोजन में बॉडी कन्वर्ट करके, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज को, उनको इकट्ठे जोड़ देते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा डाइजेशन के दौरान कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन होती हैं टू ग्लूकोज। क्योंकि आपकी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो आपकी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। कमर्शली आपकी जो ग्लूकोज है वो प्रिपेयर होती है, वो आपको मिलती है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये आपकी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से आपको कमर्शली ग्लूकोज मिल रही होती है। और इसके अलावा इसकी जो स्वीटनेस है वो 74 है ऑन द स्केल ऑफ
ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज। तो आपकी स्वीटनेस मतलब सुक्रोज की स्वीटनेस से हम मेजर करते हैं सारी शुगर्स की स्वीटनेस को, क्योंकि सुक्रोज आपकी टेबल शुगर है। तो सुक्रोज टेबल शुगर मतलब जो आम हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो है। तो सुक्रोज के हिसाब से अगर हम ग्लूकोज को चेक करें तो ग्लूकोज तकरीबन 74% स्वीटनेस दे रही होती है ऑन द स्केल ऑफ सुक्रोज। फिर फ्रुक्टोज आता है। फ्रुक्टोज को हम लेव्युलोज भी कहते हैं क्योंकि लेवोरेटेटरी होता है नेचर, और हम उसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज नाम से आप याद रखें फ्रूट की शुगर है ये, ठीक है। ये फ्रूट्स में होती है ज़्यादातर, फ्रूट्स में 2 to 5% होती है और वेजिटेबल्स में होती है, और हनी में 25 से 45% होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल ले लें, ठीक है, तो एप्पल के अंदर तकरीबन 6% फ्रुक्टोज होती है, 4% सुक्रोज होती है और 1% ग्लूकोज होती है। इसी तरीके से अगर हम ग्रेप ले लें तो ग्रेप में 8% फ्रुक्टोज होती है, 2% सुक्रोज होती है, 7% ग्लूकोज एंड 8% माल्टोज। तो अगर हम नोट करें तो ज़्यादातर आपकी जो फ्रूट में ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। इसके अलावा कमर्शियली अगर हम देखें तो फ्रुक्टोज हमारे सुक्रोज का कंपोनेंट भी है, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल के सुक्रोज बनाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और इसके अलावा ये हाई फ्रुक्टोज सिरप में भी होता है। बाज़ार में ये फ्रुक्टोज सिरप्स मिलते होते हैं और इनसे कमर्शियली बाकी फूड्स प्रिपेयर होते हैं। तो हाई फ्रुक्टोज सिरप या फ्रुक्टोज सिरप्स बाज़ार में मिलते हैं, ये उनमें भी प्रेजेंट होता है। तो कमर्शियली ये स्टार्च आपकी जो जैसे मेज़ है फॉर एग्जांपल, अगर उसको हाइड्रोलाइज करें तो तब भी हमें ये फ्रुक्टोज मिलता है, फिर उससे हम सिरप बना के बेचते हैं फॉर बेकिंग पर्पसेस। अगर स्वीटनेस में देखा जाए तो फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठी चीनी है, सबसे ज़्यादा जो शुगर मीठी है वो फ्रुक्टोज है। सुक्रोज के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब जो हमारी टेबल शुगर है, हमारी जो चीनी है, उसके हिसाब से हम देखें तो फ्रुक्टोज की स्वीटनेस 173 है इन कंपैरिजन टू सुक्रोज, इन कंपैरिजन टू 100 फॉर सुक्रोज। फिर उसके बाद आपका गैलेक्टोज आ जाता है। गैलेक्टोज फ्री इन नेचर नहीं होता, गैलेक्टोज आपका नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में होता है। गैलेक्टोज आपका कंबाइंड फॉर्म में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके दूसरी शुगर्स के साथ कंबाइंड होता है या दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कंबाइंड होता है। फॉर एग्जांपल लैक्टोज का ये पार्ट बनाता है, लैक्टोज आपकी शुगर है उसका एक पार्ट बना रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रेन और नर्वस टिश्यूज़ में सेरिब्रोसाइड्स होते हैं, उनको बना रहा होता है। सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं आप कहेंगे, सेरिब्रोसाइड्स हमारे ब्रेन की नर्व्स के पार्ट होते हैं ये, ठीक है। नर्व्स नॉर्मली आपकी इम्पल्सेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टच समथिंग, तो अगर वो ठंडी है तो नर्व्स हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगी कि ये ठंडी है, अगर वो गर्म है तो हमारी नर्व्स ब्रेन को सिग्नल देंगी ये गर्म है। उसके अलावा सारे के सारे इम्पल्सेस पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, वो इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचते हैं वो नर्व्स के ज़रिए से पहुंचते हैं। तो सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं उनका पार्ट जो है गैलेक्टोज बनाता है। अगर स्वीटनेस देखा जाए तो ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज, गैलेक्टोज की स्वीटनेस 16 होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।